अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हिना नियाजी। थैंक यू सो मच अजीम, होप यू आर वेल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम आपकी सुबह को मजीद बेहतरीन बनाने आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये सुबह इस हवाले से भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर है इसमें, और इसमें ये कि आज हमारे साथ दो गेस्ट शुरू से ही इस प्रोग्राम के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये गेस्ट कौन है इनको रिवील करेंगे हम थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं, आज आप क्या अच्छी बात लेकर आए हैं, क्या कुछ डिफरेंट आज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं? आज खवातीन की अजमत को सलाम पेश करेंगे हम। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। हम ये जो है बात मान चुके हैं कि खवातीन किसी से कम नहीं है, बल्कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है खवातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। और कुछ ऐसा ही मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं उनके नताइज में भी हुआ है। लेकिन उससे पहले एक शेर मैं इलामा इकबाल का सुनाना चाहता हूँ, और वो शेर ये है कि जी, वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। वाह वाह, बड़ा ही शानदार एक शेर, खूबसूरत बात आपने की है। और नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2023 के जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। आई रिपीट इट, आई वुड वांट टू रिपीट इट कि लड़कियों ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है और लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ तूबा आजम मौजूद हैं, जिन्होंने 1091 मार्क्स लिए हैं, और उनके साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल्ला, जिन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं बता दीजिए। अब्दुल्ला ने 1090, एक नंबर का डिफरेंस है, कोई इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने ज्यादा मार्क्स लेना ये कोई आम बात नहीं है, छोटी बात है। लेकिन ये अजीम, आपने क्या बात की है कि एक मार्क से कुछ भी, मतलब क्या आपने हिम्मत नहीं हारनी। लड़के मुकाबला कर सकते हैं, भरपूर मुकाबला करेंगे और सितारों से आगे जहां और भी हैं। मैट्रिक का नतीजा आया भाई, आगे एफएससी आएगी, मेरी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है अब्दुल्ला, हम आप पे बहुत फख्र महसूस करते हैं। तूबा ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, लेकिन ये जो अजीम ने बात की ना कि एक मार्क से कुछ नहीं होता भाई, एक मार्क से आप फेल हो सकते हैं, एक मार्क से आप पास हो सकते हैं। एक नंबर की गेम जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना आपको या तो यहाँ पहुंचा सकती है या यहाँ। लड़के बड़े चिल रिलैक्स होते हैं, एक नंबर हम दिमागों में सवार नहीं करते। और हम यही बात अपने गेस्ट से भी पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। जी आप दोनों, तूबा पहले प्लीज आप बताएं कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम हुआ है मुझ पे, एक ब्लेसिंग उतरी है। ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं और एक मिले जुले जज्बात इस वक्त हैं। सो खुशी तो बेपनाह है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। देन बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर के सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है, और पेरेंट्स बहुत खुश हैं उसको, उनको देख के। तो अब्दुल्ला, क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस करो? क्या हर वक्त पढ़ते रहते थे? नहीं, मेरी तो फीलिंग्स अभी यही है कि बस जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अभी बस यही चलता है। दरअसल मेरा जो मानना ये है कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा, इस पर मैं फख्र महसूस करता हूँ। क्योंकि लोग आपसे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं उससे आगे निकल गया, और ये अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम। ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब्दुल्ला का जवाब भी बड़ा फिलोसॉफिकल है। तो तूबा और अब्दुल्ला, हम दोनों से जानना चाहेंगे कि कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग, क्या सारा दिन पढ़ते हैं? अपने स्केड्यूल के बारे में देखने वालों को बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप दोनों रोल मॉडल हैं, तो कितनी देर पढ़ते हो, और क्या आप लोग नर्ड्स हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई जीन्स नहीं है हमारे अंदर। स्कूल और एकेडमी साथ साथ लेके चल रहे थे जी। लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी आवर्स भी थे। हेल्थ और नींद के आवर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। कोई प्रेशर भी नहीं था, बिल्कुल चिल होके पढ़ाया। आपने अब्दुल्ला लिया प्रेशर पढ़ाई का? मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। मेरा जब दिल करता था मैं तब किताब खोल लेता था। अबाउट 3 घंटे मैं पढ़ता था अपनी एकेडमी और स्कूल के आवर्स के अलावा, और वो 3 घंटे मेरे फिक्स थे। या मैं रात को उठ के पढ़ लेता था या सुबह पढ़ लेता था, लेकिन पढ़ना मैंने 3 घंटे ही। जो 3 घंटे में सब कवर हो जाता था? 3 घंटे में सब कवर हो जाता है अगर बंदे ने करना हो, नियत तो। 3 घंटे रोज पढ़ा अगर जाए, मतलब डेली का काम अगर डेली किया जाए, अगर एक सब्जेक्ट की एक लाइन भी डेली याद की जाए ना प्रॉपर तरीके से, तो वो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है आपका साल। जबरदस्त। तूबा, मुझे ये बताओ, जो लड़कियां होती हैं वो बाज़ औकात ये भी होता है कि अपनी अम्मा के साथ किचन में हेल्प भी कर रही होती हैं, हाथ बटा रही होती हैं,
कुकिंग का भी शौक होता है, फिर और भी बहुत सारे शौक होते हैं, कपड़े खरीदने हैं, मेकअप खरीदना है, शॉपिंग भी करनी है। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कोई हैं या नहीं सिर्फ पढ़ती ही रहती हो? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें मेरे ख्याल में साथ चलनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं। कुकिंग तो लड़कों का भी बहुत शौक होता है, तो जिसको शौक है वो उसे परस्यू करे। और लेकिन क्योंकि ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, आप हाँ जी। मुसलसल पढ़ाई भी नहीं कर सकते, तो जब दिमाग को रिफ्रेशमेंट चाहिए तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते थे साथ। तो आप क्या करती थी? मैं डायरी लिखती हूँ अपनी, सो यस, तो मैं उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। या मुझे ऑर्गेनाइज करने का चीज़ें बहुत शौक है, तो काफ़ी हेल्प तो मामा की उसमें भी बहुत हो जाती थी। तो इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटीज़ या मूवीज़ वगैरह देख लेना। तो अब्दुल्ला, आप तो बता रहे हो यार कि 3 घंटे पढ़ते थे रोजाना की बुनियाद पर, तो पढ़ाई के अलावा और क्या करते थे साथ? पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था, सोता था, अपना टाइम स्पेंड था। स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा इन टच नहीं था, एक्सरसाइज में करता था, लेकिन पापा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अच्छा। बिजनेस को डील करते हुए, रियल एस्टेट में जाते हुए, और उसका नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होता जाता है। और इंशाल्लाह आगे नहीं, पापा को आपने अपनी कैसे हेल्प फील्ड- किया? इस एज में कैसे हेल्प किया है ना? रियल एस्टेट में? वो मैट्रिक में रियल एस्टेट में पापा को कैसे हेल्प कर इस लिया? एज में ना, दरअसल अब अगर आप एक इलाके में बैठे हैं ना, आपको 3 इलाके छोड़ के या 4 इलाके छोड़ के उस जगह का इल्म नहीं होता कि उसकी वैल्यू कितनी है। और जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो यही करते हैं कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। अब एक के पास जाएंगे वो कुछ और रेट बताएगा, दूसरे के पास जाएंगे वो कुछ और रेट बताएगा। अब इसको सर्च करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि कौन सबसे कम रेट बता रहा है, फिर उसे भी उससे कम रेट लगाना होता है। अगर वो उतर है तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है। वहाँ के लोगों से सवाल करना ये पड़ता है। सारी ट्रिक्स आपके वालिद ने सिखाई आप? नहीं, बस साथ साथ सीखता जाओ। नहीं तो अब्दुल्ला, माशाल्लाह से पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो और अब्बा के बिजनेस में भी जिस तरह से बता रहे हो कि सर्च की, हेल्प करते हो अब्बू को, तो ये शौक क्या बचपन से ही था कि अब्बू को हेल्प करनी है? क्या रियल एस्टेट में आने का इरादा रखते हो फ्यूचर? रियल एस्टेट में इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा तो है, साथ साथ कंटिन्यू करने का, और इंशाल्लाह कोई सोसाइटीज के अंदर एंटर करेंगे। अरे वाह, मुझे भी बस एक घर चाहिए आपकी सोसाइटी में। ठीक और है अब्दुल्ला। तूबा क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? तूबा से भी पूछा जी। जाए, फर्स्ट पोजीशन है आपकी। मैं इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करना चाहूँगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जबरदस्त। मुझे तूबा एक बात बताओ अब्दुल्ला, आप भी बताओ, जब मार्क्स का पता चला कि इतने माशाल्लाह ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो खबर किसने दी और उस वक्त हाँ, कैफियत क्या उस थी? वक्त मैं क्या? वो जानना चाहती हूँ। हम लोग को तो याद है, एक दिन पहले नींद नहीं पड़ती थी है कि ना? अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो कैसी टेंशन फीलिंग? से हमें तो नींद ही नहीं आती थी। दरअसल हमारी नींद तो 2 दिन से ही खराब हुई थी। टॉपर्स को पहले अनाउंस कर दिया जाता है। कल हमें न्यूज़ मिली थी वहाँ से कि अनाउंस कर दिया जाएगा, और हमने जिससे पूछा, अपने मतलब सोर्सेज से पूछा, तो ये कहते हैं कि जिनकी पोजीशन है उनको लेटर्स भी चले गए कल ही। हम बड़े परेशान हुए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी मेहनत थी इतनी, तो बाद में कोई लेटर नहीं आया। सुबह बड़े परेशान उठे, तो उसके बाद सारा वो टाइम परेशानी में गुजरा। 10 बजे के करीब जब रिजल्ट आया, मैंने वेबसाइट पे अपना रिजल्ट सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मेरा एरर आ गया उसमें, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता और वो है। टेंशन बढ़ती जा रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बहन ने मुझे सेंड किया अपनी यूनिवर्सिटी से, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। वैसे वालिद आप साथ उम्मीद थे कर रहे थे कि आप इतने नंबर लोगे? जी, उम्मीद मेरी थी 1085 प्लस की, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया अल्लाह। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, बिल्कुल एक्यूरेट। जो बच्चे मेहनत करते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, उनको ये अंदाजा होता है कि वो कितने % मार्क्स लेंगे और उनकी क्या पोजीशन आपको आएगी। अंदाजा था आप कितने नंबर लेंगे? हाँ, मेरी तो उम्मीद से ज्यादा ही आ गए, मैं भी यही कहूंगी। तूबा, किसने खबर ब्रेक की? मैं सो रही थी जब रिजल्ट मतलब 10 बजे सुबह अनाउंस होता है, तो मेरी टीचर ने फ़ोन करके उठाया था मुझे, और उन्होंने ही फ़ोन पे बताया था कि 1091 आया है। तो उस वक्त तो मैं इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह फजर के वक्त यही दुआ करके सोई थी, तो ऐसा लग रहा था लाइक मुझे रिस्पॉन्स मिला अल्लाह की तरफ से कि अरे ये लो वाह, तुमने मांगा था तो माशाल्लाह। मिल गई सक्सेस। तो सबसे पहले टीचर से कंग्रेचुलेशन रिसीव की मैंने, उसके बाद देन बस सारे इमोशनल हो गए थे। तो कि मैं- आप थोड़ा इस वजह से भी इमोशनल तो नहीं होगी कि 1100 में से 1100 क्यों नहीं आए वो? नहीं अल्लाह ये 8-9 नंबर क्यों कट गए? नहीं, मुझे ज्यादा कटने की उम्मीद थी, अच्छा, लेकिन अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे दिया। अल्लाह का माशाल्लाह। करम। मैसेज क्या देना चाहेंगी तूबा? आप भी अब्दुल्ला, आप भी, पहले अब्दुल्ला आप दे दें यूथ को, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेहनत बिल्कुल नहीं करते, अब बस वो जो ब्रेक में हमने बातें की हैं ना, बस वो फिर एंड पे वैसे ही कर लेते हैं, एग्जाम्स में नकल मार के और काम चला लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बस जो दिन का काम है वो इंसान अगर दिन में पूरा करे ना, तो आराम से वो काम कर सकता है। अगर उसने कल पे छोड़ दिया ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है। मैंने भी कुछ इश्यूज फेस किए रेजिडेंस की वजह से, अपनी रेजिडेंस शिफ्ट की थी, तो उसका कोई इशू नहीं होता।
वो अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो वो कवर अप कर ही जाता है। बिल्कुल। और मैट्रिक में अगर इंसान 3 महीने दिल लगा के पढ़ लेना, अपनी एक्टिविटीज को क्रॉस कर ले, तो वो टॉप कर सकता है। अरे वाह, 3 महीने का टाइम चाहिए। 3 महीने चाहिए आपको अब्दुल्ला जितने मार्क्स लेने के लिए, दिल लगा के। और मेरे लेकिन ख्याल से मेहनत, आपका कोई ऑनलाइन कोर्स भी आएगा इस पे, 3 महीने में मैट्रिक में टॉप करें। तूबा मैसेज प्लीज। मेरे ख्याल में थॉट्स आपकी बहुत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए एम कर रहे हो, और टेंशन फ्री होके बिल्कुल रिलैक्स होके उसकी तरफ अप्रोच करनी है बस। दोनों ने बहुत खूबसूरत अजीम मैसेज दिया। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हैं तो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। और तूबा का भी यही कहना था कि अगर आपके माइंड में डायरेक्शन क्लियर है, अगर आपको पता है और रिलैक्स होके उसको, यू कैन नॉट टेक इट ऑन योर नर्व्स ऑल द टाइम कि बस भाई मैंने रिलैक्स रहें और रोज का काम रोज करें। बड़ी जबरदस्त ट्रिक अब्दुल्ला ने बताई कि रोज 3 घंटे पढ़ें बस, और ये काफी आप टॉप कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे और जो पॉलिटिकल अहम डेवलपमेंट है वो भी डिस्कस उस करेंगे। पर भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान, और अब हम आपको बताएंगे कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पेशरफ्त हो रही है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हुकूमत की रुखसती, गैर मुल्की शख्सियात की आमद, मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए तरक्की की नई राहें खुलने लगी। मादनी मिट्टी से तरक्की, पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत तेज, 5 नाम शॉर्टलिस्ट, 9 अगस्त को असम्बली तहलील किए जाने का इम्कान। तोशाखाना केस में पेशी की आखिरी मोहलत, चेयरमैन पीटीआई ट्रायल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जालसाज होशियार, खवातीन के मेकअप के सामान में मिलावट पर अब सजा होगी। खवातीन की खूबसूरती की हिफाजत का बिल मंजूर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आज भारत रवाना होगी। रिवायती हरीफ इंडिया से टाकरा 9 अगस्त को होगा। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज, और अब बड़ी खबर ये है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं। 9 अगस्त को असम्बली तोड़ने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, इंटरिम पीएम के लिए 5 नाम सामने आए हैं जो कि फाइनल कर लिए गए हैं। और एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि हिना हुकूमत रुखसत हो रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अहम शख्सियात हैं दीगर ममालिक से, वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। तो ये तमाम तर जो इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, हुकूमत के आखिरी दिन है और आखिरी ही दिनों में अहम कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, अहम मुआहदों पर और यादाश्तों पर दस्तखत भी हो रहे हैं। आप ये बताइएगा कि हुकूमत के जाने के बाद इन मुआहदों और यादाश्तों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने हमेशा कहा है कि हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कौन बनेगा, वो क्या कहते हैं, करोड़पति, या कौन बनेगा वजीर आजम। क्वेश्चन इज कि भाई नया वजीर आजम, उसने कोई दूध की नहरें तो नहीं बहनी और ना उसने कोई इस तरह के कोई ऐसे काम करने, वो तो केयर टेकर होता है वजीर आजम। हम इस पे बड़ी हाइप देते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आप ये हुकूमत तो चलेगी। देखें ना, इन्होंने $3 बिलियन आपको IMF से मिले, 2 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिले, 1 बिलियन आपको UAE से मिला। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्या जो केयर टेकर है, आर दे इन अ पोजीशन टू एग्जीक्यूट इट इन द राइट मैनर? तो मैंने हमेशा कहा भाई आप बिल्कुल सबको निकाल दो, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो हैं आप उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड रखो। इट डजंट मैटर, जो मर्जी हो आप उसको ऑन बोर्ड रखो, ताकि वो एज अ गाइडेंस जो आपका नया इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर आएगा उसको बताता रहेगा। क्योंकि जो नया आदमी आएगा 3 महीने के जॉब के लिए, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो उसको हमेशा एक गाइडेंस चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस या आपका जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर उससे, बिकॉज हमने नेशनल इंटरेस्ट देखना है, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखना। तो आई थिंक दिस हैज टू हैपन लाइक दैट। या आपका जो प्राइम मिनिस्टर आता है, ही मस्ट बी बिजनेस सेवी, ही मस्ट अंडरस्टैंड कि एक आम आदमी की पल्स क्या कह रही है, महंगाई उसको क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये मेरा ख्याल है कि उसके लिए काफी बड़े चैलेंजेस होंगे। मीर साहब, ये भी अर्ज कीजिएगा कि इलेक्शन रूल्स में तरमीम की गई हैं, जो तरह के इंटरिम पीएम को बाइख्तियार किया जा रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त अमल है, ऐसा होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए जी। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ तरमीमें ही बना रहे हैं, पीसीओ पे चल रहे हैं, एसआरओज निकल रहे हैं, यू नो, और ये हमने इस मुल्क को इस तरह चलाया हुआ है। इट इज टाइम कि हम एक सॉलिड रास्ते पे जाएं और एक लॉन्ग टर्म विजन एक रखें जिसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। हम हर चीज एडॉक पे करते हैं, यहाँ कुछ हुआ हाँ ये कर दो। हम lastminute.com के हैं, जो हमें सूट करता है एक लॉ बना देते हो, जो नहीं करता है उसको साइड पे कर देते हो, फिर वक्त आता है फिर उसको बना देते हो। इस चीज से हमें बाहर निकलना है। हमने लॉन्ग टर्म एज ए नेशन सोचना है, नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो जब तक ये सोच नहीं आएगी तो ये जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मामूली जो बहस और डिस्कशंस और एनालिसिस होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्यूटाइल। वी नीड टू बी थिंकिंग मोर पॉजिटिव। मीर साहब, कुछ सियासी हलकों से ये भी बाज़गश्त सुनाई देती है कि इंटरिम पीएम को जो ताकतवर किया गया या जो बाइख्तियार किया गया, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इंतखाबात वाला जो मामला है वो खटाई में डाला जा सके। तो ये मुमकिन है? आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखें जी, इंतखाबात नहीं होंगे, आपके ऊपर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है और वो उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, वहाँ हमारा इंप्रेशन बड़ा ख़राब है। वो कहते हैं इज़ द आर्मी रनिंग द शो और इज़ द पॉलिटिकल्स रनिंग द शो। तो बिल्कुल पॉलिटिकल्स रन कर रहे हैं और ये जो परसेप्शन डाल देते हैं कि फौज अब साइड पे हो गई है, अब उसका काम नहीं है, अब उसने छोड़ दिया कि भाई तुम करो। अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप नहीं करोगे और एक पॉपुलर मैंडेट के साथ आप हुकूमत नहीं करोगे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और यही चीज है कि हमने आगे देखना है कि ये जो हम वो कहते हैं ना, वो पॉलिटिकल वो जिक्सॉ पजल्स पे डाल रहे हैं एक दूसरे को, आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। हमें बड़े संजीदे, देखो जी, अगर आपके पास मैंडेट नहीं है, हाउ कैन यू रन अ कंट्री? सो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जिसपे बड़ी गहरी नजर रखनी चाहिए। जी। अच्छा पीजे मीर साहब, चीनी नायब वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा है जी। ये देखें, हमें अब चाहिए कि ये आगे नायब वजीर आजम आगे, चाइना इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ देखो, इंटरेस्ट होते हैं तो आता है, वरना कोई नहीं आता। हर एक के इंटरेस्ट होते हैं। ये फ्रेंडशिप जो होती है बड़ा अच्छा टर्म है, वेरी डिप्लोमेटिक टर्म, लेकिन हमने वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। हमने देखना है कि सी पैक के अंदर हम मैक्सिमम इसको किस तरह बेहतर बनाए, बिकॉज सी पैक इस खिते के लिए गेम चेंजर है एंड चाइना इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन साथ साथ हमें अपने अंडे एक, वो कहते हैं ना, बास्केट पे नहीं डालने, हमें अक्रॉस द वर्ल्ड हमने इसको देखना है। हमने तो अपना इंटरेस्ट देखना है भाई, हमने ये तो नहीं देखना कि इधर टिल्ट हो इधर टिल्ट हो। हमारे अमेरिका के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बरतानिया के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, तो इसके साथ साथ हमने ईस्टर्न ब्लॉक में भी है, रशिया के साथ भी बड़े अच्छे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारा डेलीगेशन गया था पाकिस्तान का, पहला डेलीगेशन मीडिया का, जर्नलिस्ट का। मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, उनके परसेप्शन इस तरह थे कि पता नहीं हम क्या है, बिकॉज वो सोवियत यूनियन से लेके आज तक उनको इन्फ्लुएंस था इंडिया का, और इंडिया ने उनको ऐसी गोलियां जहर की खिलाई हुई थी हमारे खिलाफ कि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में, आई टेल यू, उनकी आंखें खुल गई। वो कहते हैं वी डिडंट थिंक लाइक दैट। सो इस तरह हमें भी एक्सचेंजेस करने हैं एंड गेट अ व्यू पॉइंट अक्रॉस, एंड दैट इज द वे, जो कहते हैं ना, इंटरनेशनल आइस जो बर्ग है, इसको हमने तोड़ना है इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपना तज्जिया आपने पेश किया। बिल्कुल जी। नाजरीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको बताते हैं जी, 1 अगस्त की मुनासिबत से आलमी दिन है आज, और ये फेफड़ों का सरतान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और तिबी माहिरीन के मुताबिक फेफड़ों का जो कैंसर है मुहलिक और जानलेवा होता है। दुनिया भर में हर साल कैंसर से होने वाली अमवात में 20% लंग्स कैंसर की वजह से ये अमवात होती हैं। आज दुनिया भर में फेफड़ों के सरतान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और इस मूजी मर्ज के हवाले से आपको दिखाते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। फेफड़ों के सरतान का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मोहलिक मर्ज के बारे में आगाही और इसके तदारुक के हवाले से शऊर उजागर करना है। दुनिया हर साल कैंसर से होने वाली अमवात में से हर 5 में से 1 मौत फेफड़ों के सरतान की वजह से होती है, जो ज्यादातर सिगरेट नोशी और आलूदगी की वजह से होता है। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात, डीजल का धुआं, ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल,
सीमेंट के जर्रात और कानकुनी के शोबे से मुतल्लिक अफराद को भी फेफड़ों के सरतान में मुब्तला होने का अंदेशा होता है। फेफड़ों के सरतान की इब्तदाई हालत में अगर तशखीस हो जाए तो इलाज के 70% इम्कानात होते हैं, और अगर मर्ज आखिरी मरहले पर हो तो इलाज के इम्कानात 5% से भी कम हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% फेफड़ों के कैंसर को सिर्फ तंबाकू नोशी को तर्क करके रोका जा सकता है। मतवाजन ग़िज़ा, वर्जिश और फेफड़ों की हिफाजत मरीज को सेहतमंद रखने में अहम किरदार के हामिल हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जा रहा है और आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि इसकी बड़ी वजह जो है वो सिगरेट पीना है, तंबाकू नोशी। अगर आप उसको तर्क कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो आप इस मूजी मर्ज से खुद भी बच सकते हैं और आपकी फैमिली भी। क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग वो लोग कर रहे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या घर में बड़े या बूढ़े हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, बिकॉज ये जी बिल्कुल है ना। और हमने इस रिपोर्ट में भी बताया है कि नंबर्स जो हैं वो बड़े ही डेंजरस हैं कि दुनिया भर में जितनी भी जो डेथ रेशियो है बिकॉज ऑफ कैंसर, उसमें 20% बिकॉज ऑफ लंग कैंसर ये हम बात हो रही हैं। और बिल्कुल बड़ी वजह इसकी स्मोकिंग ही बताई है डॉक्टर्स ने, तिब्बी माहिरीन ने। तो लिहाजा क्विट स्मोकिंग, छोड़ दे स्मोकिंग को। स्मोकिंग और जो लोग स्मोकिंग करते हैं अजीम वो परेशान हो कोशिश गया है करें- जिस अंदाज में मैंने कहा है क्विट स्मोकिंग। अजीम ने सोचा क्या हो रहा है भाई। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि जितनी भी खबरें हैं ना उनमें कुछ ना कुछ रिलेटेड टू विमेन है, और वो हम आज कैसे? सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। शुरू में भी हमने आपको एक टॉपर से मिलवाया, तूबा आजम से, जिनकी पोजीशन आई, और अब हम बात करेंगे। लेकिन आपने जो साथ अब्दुल्ला मौजूद थे उनकी पूरी बात नहीं शायद सुनी। उन्होंने बोला कि रिगिंग हुई उनके साथ। हाँ हाँ, ये भी धांधली हुई बिल्कुल थी। धांधली हुई है, और फिर उन्होंने हमें पूरा किस्सा सुनाया, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हम तो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और अब हम सेलिब्रेट करेंगे जी सक्सेस को, बारबी फिल्म की सक्सेस को, जो कि 21 जुलाई को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म है। और आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि भाई ओपनहाइमर जो है वो बहुत अच्छी, नो डाउट अभी भी खुश हूँ, बहुत अच्छी Because, फिल्म है। मेरे ख्याल से ये अपने लेकिन इतना business नहीं ज़ौक़ किया और अज़ीम। अपने अपने शौक की बात है। देखिए जी, मेरे ख्याल से ये जो पैसे हैं ना, कितना $93 मिलियन, $93 मिलियन का बिजनेस किया है बारबी ने, और हाँ। सिर्फ $43 मिलियन का बिजनेस किया है जी, 46.2 $2 मिलियन। देखिए मेरा जो है सोचने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। चलिए, आपके लिए मैं ये कहता हूँ कि मतलब ये छोड़ दें आप कि किसने 96-93 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, चलें। किसने 46 का। मतलब पैसे सब कुछ नहीं होते। आप ये देखें कि आपको आपकी लर्निंग किस जो है वो मूवी से ज्यादा हो रही अच्छा, है। तो बारबी पे भी तो फेमिनिज्म था ना, उसमें वो खवातीन को सपोर्ट किया गया, फेमिनिज्म का एस्पेक्ट उसमें आया, फिर उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हुई, हमने उस पर बात की। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिजनेस फिर भी बॉक्स ऑफिस पर भी बारबी ने ज्यादा किया। लेकिन मुझे पता था। ओपनहाइमर इतनी इंटेंस मूवी है, इतनी कमाल मूवी है, और फिर हिस्टोरिकल एतबार से वो इतनी अहम स्टोरी है। बिल्कुल आप सही और कह बड़ा रहे ही हैं। खूबसूरत अंदाज में फिल्माया है जी क्रिस्टोफर नोलन ने सारी मूवी को। और देखें जो पूरी दुनिया में जो सबसे पहला एटॉम बम बना, जी। जिस प्रोजेक्ट के तहत बना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसे बोलते हैं, और उसको लीड कर रहे थे ये ओपनहाइमर, जिनकी बायोग्राफी है। बहुत अच्छी फिल्म है, बारबी, मतलब ठीक लेकिन है। बारबी ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। और मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि हम पाकिस्तानी भी ना बहुत खुश होते हैं, लोगों की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टीज, ब्राइडल शावर्स की थीम्स तक जो हैं वो बारबी हो गई थी। और मैं देख रही थी कि काफी बारबी बहुत ज्यादा थीम्ड पिंक हो गया था, बर्थडेज, बहुत ज्यादा पिंक हो Too गया, much pink हो गया। सोशल मीडिया पिंक हो गया, मतलब हर दूसरी बंदी। और जो है ना, एवरीबडी वाली मूवी थी, तो फिर और मैंने ये भी देखा है कि इस मूवी को देखने के लिए जो खवातीन जा रही थी वो भी पिंक पहन के जा रही पिंक पहन के जा रही थी। अच्छा भाई, ठीक है, आपने यहाँ पे मूवी बैन कर, फिर भी बताना ये चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर बारबी ने ओपनहाइमर से ज्यादा बिजनेस किया लेकिन है। अभी मूवीज लगी हुई है, मेरे ख्याल से ये भी आने वाले दौर में ओपनहाइमर से क्रॉस कर जाएगी। टेंशन वाली कोई बात। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाहर के मुल्क से जंप करते हैं और अपने ही मुल्क में वापस आते हैं, और बात करते हैं अपने खूबसूरत मुल्क की। हमारे मुल्क में जहाँ पर इतने इतने शाहकार, इतने इतने शानदार आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ पर लाहौर का जो शाही किला है उसके अंदर बने शीश महल को तो सभी ने देखा है। वैसे आपने देखा है? मैंने देखा है बिल्कुल, और मैंने बहुत पहले देखा है, और मैंने भी वो देखा है और बचपन से देखा है, बहुत बार देखा है। लेकिन एक और शीश महल है, और ऐसा ही शीश महल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये शीश महल दरिया चनाब के किनारे पे वाक़या है,
चिन्योट शहर के ऐन वस्त में है और जिसके मीनार खूबसूरत रोशनियां चारों तरफ फैलाते हैं। इस हवाले से भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। आप ये शीश महल देखें। मुनफरिद फर्नीचर, फन तामीरात और मसाजिद के लिए मशहूर दरियाए चनाब के किनारे वाक़े पंजाब के शहर चिन्योट के वस्त में स्याह पहाड़ी के नजदीक वाक़े खूबसूरत शीश महल। असल में बुजुर्ग अहमद माही अल मारूफ साईं सुख का दरबार है, जिसे 1 सदी कबल तामीर किया गया था। मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार पर बने खूबसूरत नक्शो निगार और शीशे के काम का शानदार इम्तजाज शीश महल की इनफरादियत है। मजार में शीशे का काम इस कदर खूबसूरत है कि यहाँ से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है कि इंसान इन्हीं शीशों को तकते हुए इनमें ऐसा खो जाए कि वो अपने आप को भी तलाश ना कर सके। 10 केनाल रकबे पर मुहित इस शीश महल के बुलंदो बाला मीनार और गुंबद फन्ने तामीर का बेमिसाल नमूना है। 45 साल में मुकम्मल होने वाले महल की तामीर साईं सुख ने अपनी हयात में शुरू करवाई, जो आज तक जारी है। साईं सुख के विसाल के बाद उन्हें भी इसी महल में दफन किया गया। पहाड़ों के दामन में वाक़े ये रूहानी और तारीखी मरकज जहां लोगों को अमन का पैगाम देता है, वहीं चिन्योट की सकाफत का आईनादार भी है। बहुत ही खूबसूरत शीश महल और इसको तामीर करवाया साईं सुख ने, और हम ये देख रहे थे कि कितनी खूबसूरत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं इसमें, कितने खूबसूरत इस पे जो है ना वो आर्ट वर्क हुआ हुआ है और ये खूबसूरत लैंडमार्क्स जो और हैं। ये हर किसी के पास की बात नहीं है इतनी खूबसूरती से, इतनी नफासत के साथ काम करना, और हम कोशिश करते हैं और ये करते रहेंगे कि हर आने वाले एपिसोड में इस तरह से जो छुपे हुए आर्टिफैक्ट्स हैं वो आप तक लेकर आएं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।